हस्तक्षेप.com के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी खबरें जो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। खबरों की तह तक जाकर विश्लेषण देश दुनिया के जाने माने पत्रकारों, साहित्यकारों और स्तंभकारों द्वारा। चैनल का सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आप तक खबर पहुंचे। हमने सुना था सहने चमन में कैफ के बादल छाए हैं, हम भी गए थे जी बहलाने, अश्क बहाकर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। बीते कुछ बरसों में देश की संसद को हंगामे और शोर शराबे का अड्डा सांसदों ने बना दिया था। संसद सत्र में कामकाज कितना हुआ, इससे अधिक चर्चा इस बात की होती थी कि कितनी बार सदनों की कार्यवाही जो है वो ठप हुई, कितने बार सांसदों ने बहिष्कार किया, कितने बार नारेबाजी हुई, कितनी बार संसद की मर्यादा को भंग किया गया। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि संसद सत्र में कुछ घंटों ही काम हो पाया और कई कई दिन बर्बाद हो गए। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब संसद में एक सत्र में कई विधेयक पारित हो रहे हैं। अगर हंगामा होता भी है तो उसके कोई मायने नहीं रह जाते, क्योंकि भाजपा के पास पूर्ण बहुमत के कारण इतनी शक्ति आ गई है कि वो सारे विरोध को दरकिनार करके न केवल सत्र में कामकाज करवा लेती है बल्कि अपनी इच्छानुसार विधेयक भी पारित करवा लेती है। संसद में काम हो रहा है, सरकार फैसले ले रही है, कई कई विधेयक पारित करवा रही है। इस बात पर किसी भी नागरिक को खुश होना चाहिए, लेकिन अभी इसी बात पर एक नए किस्म का डर पैदा हो रहा है। तो आइए आज आईने की नजर से देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कृषि बिल पर क्यों और कैसे अड़ी हुई है मोदी सरकार, और यह भी समझेंगे कि राफेल से लेकर जीएसटी तक कैसे देश को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करते हैं मानसून सत्र की, जिसमें अपनी उपलब्धियां गिनाकर सरकार का सीना चौड़ा हो गया है। स्वास्थ्य मुसीबत के बीच ये तय ही नहीं हो पा रहा था कि संसद सत्र आयोजित होगा या नहीं, लेकिन कुछ देरी और बहुत सारे बदलावों के साथ मानसून सत्र आखिरकार लग ही गया और फिर समय से 8 दिन पहले ही खत्म भी कर दिया गया। बीते बुधवार पहले राज्यसभा में सत्रावसान किया गया और शाम तक लोकसभा को भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बार सदन तो स्थगित हुए ही, देश की लोकतांत्रिक परंपराएं भी बड़ी निर्ममता से स्थगित हुई हैं। वैसे मोदी सरकार ने इस आपदा में भी एक अवसर अपने लिए बना लिया है। सरकार खुश है कि इस बार लोकसभा में प्रोडक्टिविटी 167% रही, जो लोकसभा के किसी भी सत्र में सबसे ज्यादा है। महज 10 दिन चले सत्र में 25 विधेयक पारित किए गए और 16 विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। इसके अलावा भी कई रिकॉर्ड बने, जैसे 21 सितंबर को लोकसभा में 234% उत्पादकता रही, जो लोकसभा के इतिहास में किसी एक दिन में सबसे अधिक है। पहली बार सत्र में कोई अवकाश नहीं दिया गया। रविवार और सोमवार को लोकसभा ने रात 12:30 बजे तक काम किया। इस बार लोकसभा की कुल 10 बैठकों में 37 घंटे के कार्य के स्थान पर 60 घंटे काम हुआ, जो तय समय से लगभग 1.5 गुना है। सत्र के दौरान विधायी कार्यों को 68% तथा अन्य कार्यों को 32% समय दिया गया। शून्यकाल में 360 सदस्यों को विषय उठाने का अवसर मिला। वैसे देश ये नहीं जान पाया कि कितने प्रवासी मजदूरों की मौत हुई, कितने एमएसएमई ठप हुए, लेकिन सरकार का दावा है कि उसने 99% विषयों के जवाब दे दिए हैं। बात अगर राज्यसभा की करें तो सदन का ये दूसरा सबसे छोटा सत्र था। इससे पहले 20 अगस्त 1979 को राज्यसभा में एक दिन का सत्र बुलाया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वैसे राज्यसभा का ये सत्र विधेयकों पर मचे अभूतपूर्व हंगामे, सांसदों के निलंबन और उपसभापति का उपवास आदि के लिए भी याद किया जाएगा। तो राज्यसभा में भी लोकसभा की तरह 25 विधेयक पारित हुए। 15 विधेयक तो 2 दिन में ही पारित हो गए। विपक्ष ने सांसदों के निलंबन के विरोध में सदन का बहिष्कार किया तो सरकार को मनमानी करने के लिए खुला मैदान मिल गया और कई विधेयक बिना चर्चा के ऐसे पारित हो गए मानो सरकार को जनता से कोई लेना देना ही नहीं है, केवल अपनी मर्जी से देश को हाँकना चाहती है सरकार। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से विधेयक इस बार पारित हुए और ये भी समझते हैं कि आखिर कुछ विधेयकों का बिना चर्चा के पारित हो जाना देश के लिए कितना नुकसानदायक है। मानसून सत्र में इस बार कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक
कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक के अलावा जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक, ट्रिपल आईटी संशोधन विधेयक, टैक्स एवं अन्य कानून विधेयक 2020, कंपनी संशोधन विधेयक 2020, बैंकिंग रेगुलेशन संशोधन बिल 2020, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट 2020, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, एयरक्राफ्ट संशोधन विधेयक, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान विधेयक, होम्योपैथिक सेंट्रल काउंसिल विधेयक, इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल संशोधन विधेयक, मंत्रियों के वेतन भत्ते से जुड़ा संशोधन विधेयक, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड दूसरा संशोधन विधेयक और संक्रामक रोग संशोधन विधेयक आदि पारित हुए हैं। साथ ही श्रम सुधार के 3 कानूनों, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संहिता विधेयक, औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक और श्रम कानून तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक को भी इस सत्र में पारित कर दिया गया है। लेबर कोड और FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट जैसे विवादित बिल तो राज्यसभा में विपक्ष की गैर मौजूदगी में ही पारित हो गए। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट 2020 NGO के लिए है। इस बिल के पारित होने के बाद अब NGO को रजिस्ट्रेशन के वक्त अपना आधार नंबर देना होगा ताकि विदेशी फंड पर नजर रखी जा सके। अब तक गैर लाभकारी संस्थाओं के प्रशासनिक कार्यों में 50% विदेशी फंड का इस्तेमाल हो सकता था, उसे घटाकर 20% कर दिया गया है। इस बिल को लाने के पीछे सरकार का मानना है कि विदेशों से मिलने वाले फंड को रेगुलेट करना चाहिए ताकि ये फंड किसी भी सूरत में देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल न हो सकें। लेकिन बीते कुछ समय में जिस तरह NGO कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच टकराहट बढ़ी है, उसके बाद सरकार के इस कदम को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी तरह श्रम सुधार के नाम पर उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को पारित करके सरकार दावा कर रही है कि इससे मजदूरों का हित होगा और व्यापार में सुविधा होगी। लेकिन मजदूर संगठनों का कहना है कि इन कानूनों से मजदूरों की हालत ब्रिटिश राज जैसी हो जाएगी। तो श्रम कानून में बदलाव के जरिए सरकार मजदूरों के भले की बात कह रही है, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें उनके शोषण की आशंकाएं बढ़ गई हैं। अब कंपनियों के लिए कामगारों को रखना या निकालना आसान हो गया है। मजदूरों को हड़ताल पर जाने के लिए अब 60 दिन पहले नोटिस देना होगा। मालिकों की सुविधा के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर अधिक लोगों को रखने की छूट भी मिल गई है। इन सब से वाकई मजदूरों की हालत गुलामी के दौर की हो जाएगी, लेकिन इस वक्त देश में आलम सभी के लिए एक जैसा ही है। ऐसा लग रहा है मानो ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम बदल गया है, बाकी हालात अब आम जनता के लिए वैसे ही हैं, खासकर किसानों के लिए, जिन्हें राजनीति साजिशन गरीब बनाकर रखती है ताकि चुनाव दर चुनाव कभी कर्ज माफी तो कभी MSP का झुंझुना बजाकर किसानों के वोट लेते रहें। किसान भी सरकार के वादों का बोझ अपने कंधों पर वैसे ही उठा रहे हैं जैसे जुताई करने वाले बैल हल का भार ढोते हैं। बैलों को जोतने से तो फसल की उम्मीद जगती है, लेकिन किसानों को राजनीति की जिस जमीन पर इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें उनके हाथ केवल नाउम्मीदी ही आएगी। कम से कम नए कृषि विधेयकों से तो यही नजर आ रहा है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद सरकार संसद में कृषि विधेयकों को पारित करवाने में कामयाब रही, लेकिन इन विधेयकों के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। 25 सितंबर को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया जो सफल रहा, लेकिन गोदी मीडिया उसकी सफलता को दिखाने से बचता रहा। पंजाब में 3 दिनों का रेल रोको आंदोलन किया गया। किसान अपने परिवार के बूढ़ों और बच्चों के साथ रेल ट्रैक पर धरना देने के लिए बैठ गए और रेलवे को कई गाड़ियां रद्द करनी पड़ी। NDA में भाजपा के पुराने सहयोगी अकाली दल ने भी इस बिल के विरोध में भाजपा का साथ छोड़ दिया है। उधर बिहार चुनाव में तो कृषि बिल अब मुद्दा बन चुके हैं, लेकिन सरकार किसानों के हित का दावा करते हुए अब भी अपने अड़ियल रुख पर कायम है। मोदी जी इन विधेयकों को जहां किसानों के लिए रक्षा कवच कह रहे हैं, तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन्हें किसानों की मौत का फरमान बता रहे हैं। कैंपेन के तहत राहुल गांधी ने शनिवार को एक वीडियो मैसेज भी जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि किसानों पर आक्रमण चालू है। पहले नोटबंदी, फिर GST और फिर लॉकडाउन के समय उन्हें 1 रुपए नहीं दिया गया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ये कानून आप वापस लीजिए, समय जाया मत कीजिए और किसानों को MSP की गारंटी दीजिए। तो कांग्रेस जहां MSP गारंटी की मांग कर रही है, तो वहीं सरकार का तर्क यह है कि MSP की व्यवस्था खत्म नहीं होगी और न ही मंडियां बंद होंगी। सरकार के मुताबिक एक देश एक बाजार की व्यवस्था से किसानों का मुनाफा होगा, तो वहीं इन विधेयकों का विरोध कर रहे लोगों का मानना है कि इससे किसानों का शोषण और बढ़ेगा, केवल कुछ पूंजीपतियों को ही फायदा होगा। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं इन विधेयकों के प्रावधानों को।
पहला विधेयक है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक। इसमें प्रावधान है कि किसान अपनी उपज को मंडी के बाहर देश में कहीं भी बेच सकता है। इस विधेयक के अध्याय 2 के तीसरे बिंदु में कहा गया है कि किसी भी किसान, व्यापारी या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म को राज्य के भीतर या बाहर किसी भी व्यापार क्षेत्र में उपज का व्यापार करने की आजादी होगी। व्यापार क्षेत्र का मतलब ऐसी जगहों से है जहां फसल की खरीद बिक्री हो सकती है, फिर चाहे वो खेत हो या वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज हो या प्रोसेसिंग यूनिट। विधेयक के मुताबिक खरीदार को किसान को सौदे के दिन ही या फिर अधिकतम 3 दिन के भीतर भुगतान करना होगा। पीएम मोदी के मुताबिक इस कानून से उनके फसल बेचने की लागत कम होगी और फसल की बेहतर कीमत वसूलने में मदद होगी। दरअसल मंडी और सरकारी खरीद की व्यवस्था किसानों को साहूकारों से मुक्ति दिलाने के लिए आजादी के बाद शुरू हुई थी। 1950 के दशक से राज्य अपने अपने कानून बनाकर कृषि उपज वितरण समितियों यानी एमपीएमसी और इनके तहत चलने वाली मंडियों की स्थापना करने लगे। किसान इन मंडियों में जाकर अपनी फसल बेच सकता था, जहां बिचौलिए या आढ़तिये होते थे जिन्हें सरकार कुछ शुल्क वसूल कर लाइसेंस देती थी। 1960 के दशक में सरकार ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी घोषित करके मंडियों में सरकारी खरीद केंद्र खोलने भी शुरू कर दिए। एमएसपी का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग करता था। एमएसपी के पीछे की सोच ये थी कि किसान को किसी भी हालत में नुकसान न हो और दूसरे खाद्यान्न वितरण से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिए अनाज भी जुट जाए। लेकिन सच ये है कि आज भी एमएसपी के तहत होने वाली सरकारी खरीद तक महज 6% किसानों की ही पहुंच है। बाकी छोटे किसान बिचौलियों पर ही निर्भर हैं। आर्थिक सहयोग विकास संगठन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक रिपोर्ट बताती है कि 2000 से 2017 के बीच किसानों को उत्पाद का सही मूल्य न मिल पाने के कारण 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसीलिए बहुत से लोग इस कानून के पक्ष में हैं, लेकिन विरोध करने वाले कह रहे हैं कि अगर पुरानी व्यवस्था में कुछ गड़बड़ है तो उसे ठीक करना चाहिए, जैसे एमएसपी की गारंटी का कानून बना दें। कानून में लिख दें कि एमएसपी में कम दाम पर फसल खरीदना अपराध होगा। जब सरकार मंडियों से बाहर व्यापार की छूट दे रही है तो इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि बड़े व्यापारियों को फायदा होगा, क्योंकि वे लोग बिना टैक्स चुकाए बाहर से खरीद कर सकेंगे। और अब समझते हैं कि किसानों की भलाई के नाम पर लाए गए दूसरे विधेयक के बारे में, जिसे कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक कहा गया है। इसके बारे में सरकार का कहना है कि ये कानून भी किसानों की आय में सुधार करेगा। आइए जरा इस रिपोर्ट को देखते हैं। कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक के बारे में एक विज्ञप्ति में सरकार ने कहा है कि किसान सीधे विपणन में शामिल होंगे, जिससे बिचौलियों का सफाया होगा। लेकिन जानकारों का मानना है कि इस व्यवस्था के आने से बिचौलियों की व्यवस्था खत्म नहीं होगी, बल्कि वो कायम रहेगी और शायद बड़े पूंजीपतियों के मिडिलमैन के रूप में उनका रसूख और बढ़ेगा। रहा सवाल कृषि सेवा पर करार यानी कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था का, तो ये भी आखिर में किसानों के लिए नुकसानदायक ही साबित होगी। अमेरिका जैसे देशों में खेती के क्षेत्र में वायदा बाजार और कॉन्ट्रैक्ट खेती जैसी व्यवस्थाएं अरसे से लागू हैं, लेकिन फिर भी किसानों को बचाने के लिए सरकार को भारी भरकम सब्सिडी देनी पड़ती है। यही हाल यूरोप और कनाडा आदि का भी है। इन देशों की तुलना में भारत में किसानों को और अधिक सरकारी मदद की जरूरत है, क्योंकि यहाँ 100 में से 45 लोग खेती करते हैं और 100 में से 60 लोग खेती पर निर्भर हैं। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर इन लोगों को बाजार के हवाले कर देना घातक होगा। और इधर सरकार द्वारा लाए गए आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक का भी विरोध हो रहा है, जिसके तहत सरकार ने अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया है। मतलब साफ है कि अब जमाखोरी पर कोई रोक नहीं होगी। सरकार इसमें भी किसानों के भले का दावा कर रही है, लेकिन किसानों के साथ साथ देश का आम आदमी भी जानता है कि जमाखोरी से रोक हटने का क्या नतीजा निकलेगा। अब जरूरी चीजें मनमानी कीमत पर व्यापारी बेचेगा और सरकार जनता की भलाई का ढोल पीटती रह जाएगी। तो अभी स्वास्थ्य मुसीबत के वक्त जब जीडीपी ने गोता लगाया तो कृषि क्षेत्र से ही हो रही आय ने ही उसे थोड़ा बहुत संभाले रखा, लेकिन मोदी सरकार पूंजीपतियों के दबाव में देश को सहारा और भोजन देने वाले किसानों के भविष्य को ही दांव पर लगा रही है, जबकि उसका वादा था 2024 तक किसानों की आय दोगुने करने का। 6 सालों में तो किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं आया, तो अगले 4 साल में कोई जादू हो जाएगा, इसकी उम्मीद कैसे लगाई जाए। वैसे मोदी जी ने राफेल की खरीद से लेकर जीएसटी लागू करने तक देश को हर तरह से सक्षम बनाने की बात कही थी। आत्मनिर्भरता का राग तो वे अब भी अलाप रहे हैं, लेकिन उनके इस राग में कितनी मिलावट है, इस बारे में कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है।
आत्मनिर्भर भारत, देश प्रेम, देश की रक्षा, ऐसे कुछ शब्दों की जुगाली भाजपा अक्सर करती है। आप याद कीजिए कि रफाल विमानों के सौदे के वक्त भी यही सब कुछ कहा गया, लेकिन अब कैग की रिपोर्ट में पता चला है कि रक्षा मंत्रालय की जिस ऑफसेट पॉलिसी के तहत रफाल डील हुई है, उसमें यह प्रावधान है कि रफाल बनाने वाली दसॉ एविएशन भारत को रक्षा क्षेत्र में तकनीकी सहायता देगी, लेकिन फ्रेंच कंपनी ने अभी तक अपनी ये जिम्मेदारी नहीं निभाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डीआरडीओ को हल्के लड़ाकू विमान के लिए कावेरी इंजन को देश में ही विकसित करने के लिए उनसे तकनीकी सहायता चाहिए थी, लेकिन आज की तारीख तक वेंडर ने इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं किया है। इससे साफ है कि फ्रेंच कंपनी मनमानी कर रही है और मोदी सरकार उसे चुपचाप देख रही है। वैसे रफाल बनाने वाली दसॉ एविएशन ने जो वादा खिलाफी की, कुछ वैसा ही हाल मोदी सरकार का जीएसटी को लेकर है, जिसमें कहा गया था कि राज्यों को क्षतिपूर्ति राशि केंद्र की ओर से दी जाएगी, लेकिन राज्य अपने हक की राशि का इंतजार करते रहे और सरकार ने स्वास्थ्य मुसीबत का बहाना लेकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि जीएसटी कलेक्शन कम हुआ है, इसीलिए भुगतान अभी संभव नहीं है। केंद्र ने राज्यों को कर्ज लेने जैसे उपाय सुझाए हैं, लेकिन कैग ने यहां भी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल जीएसटी मुआवजा उपकर अधिनियम 2017 के तहत पूरे साल के दौरान इकट्ठा किए गए उपकर यानी सेस को जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर निधि में डालना होता है, जो पब्लिक अकाउंट का हिस्सा है और इसका उपयोग विशेष रूप से राज्यों को राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन केंद्र ने जीएसटी मुआवजा उपकर को भारत के समेकित कोष यानी CFI में ही रोके रखा। 2017-18 और 2018-19 के दौरान कुल 47,272 करोड़ रुपए को जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह कोष में नहीं डाला गया और इस पैसे को अन्य कार्यों में इस्तेमाल किया गया। इस राशि के जरिए सरकार ने अपनी कमाई को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और साल के वित्तीय घाटे को कम करके बताया। जैसे इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते, वैसे ही गलत बातों पर भी देर तक पर्दा नहीं रखता। सच्चाई कहीं न कहीं से अपना चेहरा दिखा ही देती है। मोदी सरकार के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बात चाहे मजदूरों के भले की हो, किसानों के हितों की हो, देश की रक्षा की हो या आत्मनिर्भर बनने की हो, ये तभी मुमकिन है जब इसमें सभी लोगों को साथ लेकर चला जाए, सबका भरोसा हासिल किया जाए। फिलहाल मोदी जी का रवैया बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो केवल मन की बात करने में और मनमाने फैसले लेने में मगन हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि देश अकेले उनका नहीं है, न ही देश प्रेम पर किसी का कॉपीराइट है। इस देश का हर मेहनतकश इंसान देश प्रेमी है और अपने देश के हित के लिए आवाज उठाना उसका हक है। संसद की चौखट पर सिर नवाने का मौका सबको मिले न मिले, लेकिन देश के विकास में अपना योगदान देने का मौका सबको मिलना चाहिए। कुछ लोगों के हाथों में देश को गिरवी रखने से बचना चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए। खैर, शायर अजरा वहीद ने ठीक ही फरमाया है कि बादलों की आस उसके साथ ही रुखसत हुई, बादलों की आस उसके साथ ही रुखसत हुई, शहर को वो आग की बेरहमियां भी दे गया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।